Okay. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 4, which is about the significant figures. Significant figures का definition ये है the accurately known digits and first doubtful digit in any measured value is known as significant figure. Significant का मतलब ये होता है the digits on which we can believe, on the accuracy of which we can believe, उसको हम significant figures कहते हैं. इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ. ये रूलर है और रूलर से मैं इस लाइन, ये ब्लू लाइन का लेंथ मालूम करने जा रहा हूं. तो देखिए, अगर इस ब्लू लाइन के लेंथ को मैं मालूम करने जा रहा हूं तो मैं लिख लूंगा 1.5 सेंटीमीटर. ये 5 और 5 से थोड़ा सा आगे है तो मैं वैसे एस्टिमेट लगा लेता हूं 4321 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, मेजर्ड बाय यूजिंग रूलर. तो देखिए, आप इन डिजिट्स में कहां तक इसका बिलीव कर सकते हैं. तो मेरे पास चूंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, तो मैं यहां तक इसका बिलीव कर सकता हूं. मैं इन डिजिट्स पे बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके रेंज से बाहर, इस डिवाइस के रेंज से बाहर है. ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक्यूरेटली नोन डिजिट है और ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है. ये आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट है, ठीक है, ये वाला, और ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है. ये सेकंड डाउटफुल, ये थर्ड डाउटफुल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. ठीक है, मैं इन डिजिट्स पे बिलीव नहीं कर सकता. मैं इन डिजिट पे बिलीव नहीं कर सकता. ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है और ये आपके पास एक्यूरेटली नोन है. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर बेसिकली अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो फर्स्ट एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल, ये सेकंड डाउटफुल, ये थर्ड, लेकिन हम फर्स्ट डाउटफुल पे बिलीव कर सकते हैं. क्यों? इस डिवाइस का रेंज फर्स्ट डेसिमल प्लेस इन सेंटीमीटर तक है, तो मैं यहां तक इस पे बिलीव कर सकता हूं. इससे ज्यादा डिजिट्स पे मैं बिलीव नहीं कर सकता. ठीक है, ये बात याद रखिए. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब आपके पास ये होता है, याद रखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तमाम नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आपके पास कितने हैं? 9. ठीक है, जीरो आपके पास जो है, जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. इसमें शक होता है, मैं इसको सिग्निफिकेंट नहीं कह सकता. ठीक है, इसमें शक है. तो द रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 9. द रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 9. अगर मैं लिख लो 3.1234 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अगर आप लोग देख लें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो 1.203, ठीक है, तो इसमें ये जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होगा. अगर कोई जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है. ठीक है, अगर इस तरह आपके पास आ जाए, ठीक है, कि जीरो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जीरो और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है. इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. 3.120 जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो इसके लिए हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि कब आपके पास ये सिग्निफिकेंट होंगे जीरोस और कब आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. ठीक है, तो रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आपके पास 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8.12345 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 6. लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इफ दिस मेजर्ड वैल्यू इज मेजर्ड फ्रॉम अ रूलर, अगर ये रूलर से हमने मेजर किया हो तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? फिर इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. अगर मैंने इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3. अगर मैंने इसको स्क्रू गेज से मेजर किया है तो फिर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे. अगर आपको लिस्ट काउंट गिवन ना हो या डिवाइस आपको गिवन ना हो
या प्रिसीजन ऑफ अ डिवाइस या एक्यूरेसी ऑफ अ डिवाइस आपको गिवन ना हो, तो फिर तो तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि यह पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू है मेजर्ड फ्रॉम अ रूलर, तो बावजूद इसके कि ये नॉन जीरो है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अगर ये वर्नियर कैलिपर से मेजर है तो 1 2 3, अगर स्क्रू गेज से तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस से मेजरमेंट आपने किया है, उसके मुताबिक से आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में 3.123 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। साइंटिफिक नोटेशन में ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स एक्सेप्ट पावर ऑफ 10, एक्सेप्ट पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 के अलावा तमाम डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर के अलावा तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स। अगर मैं लिख लूँ 1.234 10⁻⁻⁴, ये चारों आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं लिख लो 60,000 स्टूडेंट्स, अगर मैं लिख लो 60,000 स्टूडेंट्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो मैं 60,000 को लिख सकता हूं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ 1 2 3 4, ठीक है। मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं 6.00 10⁻⁴। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 6.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी आपके पास 60,000 है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। लेकिन पांचों आपके पास जो है, पांचों ये 60,000 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप 60,000 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली मेजर करें, 1 2 3 4 5 इंडिविजुअली काउंटिंग करें, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल काउंटेड 1 by 1, अगर आप 1 by 1 मेजर करें, तो फिर 60,000 में ये जीरोस और 6 सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं काउंट करूं, काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10, 60,000 स्टूडेंट्स है, एक ग्राउंड में बैठे हुए हैं और ग्रुप्स की शक्ल में है, एक एक ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स है, तो फिर 60,000 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने होंगे? तो अगर आप ग्रुप्स की शक्ल में काउंट कर रहे हैं, एक एक ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स है, तो 1 ग्रुप 10 स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप 20 स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। जो लास्ट ग्रुप होगा वो 6,000 होगा, और 6,000 में 3 जीरो और एक 6, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और यहां पर इस तरह भी मैं लिख सकता हूं 60,000 डिवाइड बाय 10, तो एक जीरो कैंसिल, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप 60,000 स्टूडेंट को काउंट करें, काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 100, इन अ ग्रुप ऑफ 100, एक ग्रुप 100 स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप 200 स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप 300 स्टूडेंट्स, फोर्थ ग्रुप 400 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर आप ग्रुप्स की शक्ल में और एक एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ ग्रुप 400, तो देखिए अगर आप 60,000 को डिवाइड करें 100 पे, 2 जीरोस आपके पास कैंसिल, तो 600, ठीक है। आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर आप 60,000 को स्टूडेंट्स को काउंट करें इन अ ग्रुप ऑफ 1000, इन अ ग्रुप ऑफ 1000, ठीक है, तो 60,000 को 1000 पे डिवाइड करें, 3 जीरो कैंसिल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास रह जाएंगे। क्यों?
क्योंकि अगर मैं ग्रुप्स को काउंट कर रहा हूं और एक एक ग्रुप में 1000 स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप 1000 स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप 2000, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप 60, एक ग्रुप में 1000 तो 60 मल्टीप्लाई पे 1000, 60,000। ठीक है, तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और अगर आप काउंट करें, काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10,000, कोई आपको ये बता दे कि 60,000 स्टूडेंट्स एक ग्राउंड में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो ग्रुप्स की शक्ल में है, और एक एक ग्रुप में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, एक एक ग्रुप में 10,000 स्टूडेंट्स है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60,000 स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपके पास 60,000 में तमाम जीरोस कैंसल, आपके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे पूछ सकता हूं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60,000 स्टूडेंट्स इफ वी काउंटेड इंडिविजुअली, तो तमाम जीरोस और 6 ये सिग्निफिकेंट आपके पास होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60,000 स्टूडेंट्स इफ वी काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10? तो अब 10 2 डिजिट्स है इसमें, 1 2 2 डिजिट्स है, तो गिवन नंबर में से एक डिजिट काट ले, वो सिग्निफिकेंट आपके पास नहीं होगा। 100, अगर आप ग्रुप्स ऑफ 100 ले रहे हैं, 100, तो 1 2 3 डिजिट्स है, तो एक से ज्यादा 2 डिजिट्स है, इसमें से 2 डिजिट्स काट लिए, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें 4 है तो 3 जीरोस इसके साथ कैंसिल करें। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 जीरोस है, ठीक है, तो 4 जीरोस कैंसिल करें, आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है और ग्राउंड में 60,000 स्टूडेंट्स हैं, और सॉरी स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई है, और हम उन तमाशाई को काउंट करें, इन अ ग्रुप्स ऑफ 100, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60,000 स्पेक्टेटर्स? तो 100 में 2 जीरोस है ना, 2 जीरोस काट ले, वो सिग्निफिकेंट आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास जो है बन गए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि 60,000 स्टूडेंट्स है और उसको हम काउंट कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं तो ये तमाम डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर हम ग्रुप के फॉर्म में काउंट कर रहे हैं और एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हो, तो 1 ग्रुप, इस तरह मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अगर 100 तो ये, अगर 1000 तो ये, अगर 10,000 तो ये। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। लेकिन ये तमाम आपको 60,000 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 60,000 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 है। ठीक है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं और एक स्टूडेंट भी कम हो, हमें पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, दिस इज मोर एक्यूरेट। और यहां से मैं लिख सकता हूं, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, द एक्यूरेसी आपके पास जो है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, बट दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपके पास सबसे एक्यूरेट है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना आपके पास एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? आसान सी बात है, अगर हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं और एक स्टूडेंट भी कम हो, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जितना ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, अब अगर मैं ग्रुप में 100 ले रहा हूं तो 100 तो में 2 कम हो सकते हैं, 3 कम हो सकते हैं। ठीक है, जितना ग्रुप बढ़ता है एक्यूरेसी कम होता जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट। अगर ग्रुप्स में 10,000 स्टूडेंट्स हो, एक ग्रुप 10,000, दूसरा ग्रुप 20,000, तीसरा ग्रुप 30,000। ठीक है, तो 10,000 में अगर 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स भी ग्रुप में कम हो, हमें पता नहीं चल सकता।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपके पास ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और वो आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इसमें देखिए एमसीक्यू, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 20,000 स्पेक्टेटर्स इफ काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 100, ठीक है, इफ काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्पेक्टेटर्स विल बी डैश। तो देखिए दो जीरोज के साथ कैंसिल, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास रह गए, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 48,000 eggs if we counted boxes in which 1 dozen eggs kept will be dash। 48,000 अंडे और वो बॉक्सेस में पड़े हुए हैं और उसको हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम बॉक्सेस को काउंट कर रहे हैं, तो फिर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 48,000 eggs will be dash। तो डोजन का मतलब आपके पास क्या होता है? 12। इसमें 2 डिजिट्स है, तो 1 डिजिट इसके साथ काट लें, ठीक है, इसके साथ काट लें, तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, डोजन। अब एक बात याद रखिए, ग्रुप में एक से ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हो, एक से ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हो, ठीक है, तो गिवन नंबर में से वो काट ले, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं लिख लो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स काउंटेड इन अ ग्रुप of 1 2 3 students, ठीक है, 1 2 3 students, 1 2 3 4 5 students counted in a group of 1 2 3 students, then number of significant figures, the number of significant figures in total students will be dash। तो आप इसको देख ले, इसमें कितने डिजिट्स है? 3, तो एक से ज्यादा 2 डिजिट्स ये काट लिए, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2, तो आपके पास आंसर जो है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो याद रखें, ग्रुप्स में एक डिजिट से ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हो, तो गिवन नंबर में से आप वो डिजिट्स काट ले, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो आपके पास सी, ये आपके पास 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 3 है। अच्छा, अब राउंडिंग ऑफ डेटा को हम लेते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ डेटा टू राइट measured value up to appropriate precision or accuracy, ठीक है। तो इसको फिर हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं, बाय राउंडिंग ऑफ सम डिजिट्स, ठीक है। हम कुछ डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन और अप टू एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी, ठीक है, डेटा को लिखने के लिए, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा मैं लिख लेता हूं 2 7 4, ठीक है, 2 5, बल्कि मैं लिख लेता हूं 2 7 5, ठीक है, मैं लिख लेता हूं 2 8 5, मैं लिख लेता हूं 2 8 7। अगर आपसे कोई ये कह दे कि इसको राउंड ऑफ करे, इसको राउंड ऑफ करे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ठीक है, बल्कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बस मैं लिख लेता हूं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, ठीक है, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं, इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं, इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट। अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है, या मैं अगर इसमें डेसिमल पॉइंट भी लगा लूं, डेसिमल पॉइंट भी लगा लूं इसमें, तो राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 1 डेसिमल प्लेस, एक ही बात है, ठीक है। आप इन मेजर्ड वैल्यूज को राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस या अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट
फिगर्स। तो देखिए एक बात याद रखिए, इफ राउंडिंग ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से कम हो तो खत्म करें, ठीक है, और आप लास्ट डिजिट तक नंबर को उसी तरह ही लिख लें, ठीक है। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट आपके पास 5 हो, ये देखिए 5, ये देखिए 5, राउंडिंग ऑफ डिजिट अगर आपके पास 5 हो, ठीक है, एंड लास्ट रिटेन डिजिट वो आपके पास ऑड हो, ये लास्ट रिटेन डिजिट, ये लास्ट रिटेन डिजिट, ये लास्ट रिटेन डिजिट, ये लास्ट रिटेन जिसको आप रखेंगे, ठीक है, तो फिर लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आप 1 को क्या करें, ऐड करें, ठीक है। इफ लास्ट रिटेन डिजिट इज इवन, अगर लास्ट रिटेन डिजिट आपके पास इवन हो तो फिर याद रखिए लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आप 0 को ऐड करेंगे, मींस नो चेंज। आप ये देखिए, ये आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट है 5 है और ये लास्ट रिटेन डिजिट है, ये ऑड है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑड है तो इसके साथ 1 ऐड करें तो 7 + 1 8, 2.8 आपके पास आंसर होगा। अब ये इवन है और राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 है तो इवन को आप इवन ही छोड़ लें, ठीक है। अगर आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, अब 5 से ज्यादा है, तो लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आप 1 को ऐड करें, ये आपके पास आंसर होगा। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से कम हो, ठीक है, तो उसको खत्म करें और लास्ट रिटेन डिजिट के साथ लास्ट रिटेन डिजिट को उसी तरह ही लिख लें। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 हो तो फिर 2 रूल्स है, अगर लास्ट रिटेन डिजिट ऑड हो तो ऑड के साथ 1 ऐड करें, अगर इवन हो तो 0 ऐड करें, मींस चेंज ना करें, और अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से ज्यादा हो तो फिर ऑड और इवन वाला कहानी नहीं होता, ठीक है। आप ऑड हो या इवन हो बस 1 उसके साथ ऐड करें और आप नंबर को लिख लें। तो लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आपने 1 को ऐड करना होगा, ठीक है। ये आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट के रूल्स है। अब एक बात याद रखिए, जो रूल हमने 5 के लिए पढ़ लिया, अगर आप 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं 42, मैं अब 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करूंगा, 42, 50, ये आपके पास 50, ये लेट्स सपोज 71। अब अगर मैं 2 नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहा हूं तो 2 नंबर्स को अगर आप राउंड ऑफ करें तो 5 का रूल फिर आप 50 के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने जो 5 का रूल सीखा, अगर आप 2 नंबर्स को एक साथ में राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर 5 का रूल आप 50 के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप 3 नंबर्स को राउंड ऑफ करें 500, अगर आप 4 नंबर्स को राउंड ऑफ करें 5000, 50,000, इस तरह जाते जाए, ठीक है। अब देखिए 42 लेस देन 50 है तो आपके पास वही 5 से कम उड़ा दे, 50 वही ऑड इवन वाला किस्सा है, वही ऑड और इवन वाला किस्सा है। अगर ये मैं 50 लिख लो, ठीक है, तो यही वाला किस्सा है आपके पास। अगर 50 से ज्यादा हो तो फिर आपके पास 1 ऐड करे लास्ट रिटेन डिजिट के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं लिख लो लेट्स सपोज 5.12345, यहां तक राउंड ऑफ करें सेकंड डेसिमल प्लेस तक, तो मैंने इन तीनों को एक साथ में खत्म करना होगा। तो 3 नंबर्स में हम 500 का रूल इस्तेमाल करते हैं, 5, 50, 500, 5000, 50,000, तो ये 500 से कम है, खत्म करें, आपके पास 5.12 आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास इस किस्म का नंबर आ जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आप 3 4 5 वही 500 से कम है तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 आपके पास बन जाएगा। तो 345 राउंड ऑफ करना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4, ये आपके पास आंसर होगा। मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं 1.200, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, या इसको मैं जो है ये इसमें जीरोस फिर आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप एक से ज्यादा डिजिट्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 का रूल 50 के लिए, ठीक है, और 500 फिर 5000 फिर 50,000 इस तरह जाते जाए,
ठीक है, तो इसके लिए फिर आप रूल को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं लिख लूं कि राउंड ऑफ 1 3 5 6 7 2, राउंड ऑफ 1 3 5 6 7 2 अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं ये एक एग्जांपल आपको दूं, ठीक है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको अगर राउंड आउट करें तो 1.35672 मल्टीप्लाई बाय 10 सुपर 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है। आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक छोड़ना है तो आपने इन डिजिट्स को खत्म करना होगा। तो आप स्टार्टिंग नंबर को देखिए, स्टार्टिंग नंबर को 3 5 से कम है तो ये सारे डिजिट्स बस आप कहते 5 से कम, तो 1.1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5, इसमें ये जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास रहेगी। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। इसमें ये जीरोस आपके पास फिर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस तरह मैं लिख सकता हूं, इस तरह मैं लिख सकता हूं, इस तरह मैं लिख सकता हूं। एक नंबर है, इसको राउंड ऑफ करें अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो आप इसको उड़ा देंगे 3 5 6 7 2, 3 स्टार्टिंग नंबर को देखिए 5 से लेस है तो सबको आप 5 से लेस कंसिडर करें और आप इसको इस तरह लिख लें, तो ये आंसर या ये आपके पास आंसर होगा। तो मैं अगर आप लोगों से पूछ लो एमसीक्यू, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 एप्पल्स विल बी डैश। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एप्पल्स विल बी डैश, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन आपके पास जो है 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन आपके पास इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 एप्पल्स विल बी डैश, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ लिख लो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 एप्पल्स विल बी डैश इफ काउंटेड इंडिविजुअली, इफ काउंटेड इंडिविजुअली, अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं 1 एप्पल 2 3 4, ठीक है, तो फिर आपके पास कितने आंसर, फिर आपके पास आंसर होगा 1 2 3 4, फिर 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली काउंट करें तो ऑल डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन ना हो तो फिर जीरोस को आपने सिग्निफिकेंट नहीं लेना होगा, ठीक है, जीरो को आपने सिग्निफिकेंट नहीं लेना होगा, ठीक है। ये सेकंड आपके पास क्वेश्चन। थर्ड, इफ काउंटेड इन ग्रुप ऑफ 10 एप्पल्स, ठीक है, तो फिर आपके पास आंसर जो है फिर 3 आपके पास आंसर होगा। तो याद रखिए, अगर कोई डिजिट आपको गिवन हो विद जीरोस तो फिर वो जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर कंडीशन गिवन ना हो। 60,000 स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60,000 स्टूडेंट्स, जो कि मैं एग्जांपल में कर चुका हूं। 60,000 स्टूडेंट्स स्टार्ट में, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 60,000 स्टूडेंट्स में, तो एक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 60,000 स्टूडेंट्स में इफ काउंटेड इंडिविजुअली, सब सिग्निफिकेंट फिगर है 5, ठीक है। अगर मैं हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60,000 स्टूडेंट्स इफ वी काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10, तो फिर 4, ठीक है, इस तरह जाते जाए। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और एक बात ये याद रखिए कि एग्जैक्ट नंबर आपके पास जो होता है, एग्जैक्ट नंबर हैज अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एग्जैक्ट नंबर 20, इन एग्जैक्ट नंबर 2, इन एग्जैक्ट नंबर 5, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप पाई में देखिए, पाई इज इक्वल टू 3.1415 और इस किस्म का एक निशान होता है कैलकुलेटर में। तो पाई में आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब तक आपको ये ना बता, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1000, अगर आपसे पूछूं 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक, ये जीरो नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं
कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000, इन 1000 एग्जैक्ट नंबर, तो इनफाइनाइट। अगर 1000 के साथ लिख लिया जाए एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर तो फिर इनफाइनाइट। लेकिन अगर प्योर नंबर या एग्जैक्ट नंबर की बात ना हो तो फिर आम रूल्स के मुताबिक से आप देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एग्जैक्ट नंबर, तो आपके पास इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर एग्जैक्ट नंबर में आपके पास होंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1000, तो 1 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, एडिशन एंड, अच्छा एक और चीज भी यहां पर याद रखिए, अगर मैं लिख लो एमसीक्यू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, the number of significant figures in 100.0, बल्कि मैंने 100 पॉइंट लिख लिया, will be dash। अगर आपने 0.0 भी लिखे तब भी ठीक है, नहीं लिखे तब भी ठीक है। ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन आपके पास जो है इनफाइनाइट। तो अगर डेसिमल पॉइंट लिखा गया है तो डेसिमल पॉइंट अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट है। अगर मैं लिख लो 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, ये 0 नहीं है। अगर मैंने लिख लिया 100 डेसिमल पॉइंट तो फिर ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने डेसिमल पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो याद रखिए लास्ट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन्स as much number of decimal places is present in less precise measured value। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है आपके पास, लास्ट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन as much number of decimal places is present in less precise measured value। क्या मतलब है, अगर मैं लिख लो 5.1234 सेंटीमीटर प्लस 2.3 सेंटीमीटर, तो देखिए ये आपके पास लेस प्रिसाइज है। ये क्यों लेस प्रिसाइज है, इसमें एक डेसिमल प्लेस है। ये आपके पास मोर प्रिसाइज है, इसमें 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है। ये लेस प्रिसाइज, इसमें एक डेसिमल प्लेस, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर आप लोगों को याद हो तो देखिए 5 + 2 7.4234 सेंटीमीटर। आपने एक डेसिमल प्लेस तक इसको रखना होगा, तो 2 3 4 को आपने राउंड ऑफ करना होगा। तो ये आंसर नहीं है, आंसर आपके पास ये है, ये आपके पास एप्रोप्रिएट आंसर है। याद रखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिस मेजर्ड वैल्यू में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे तो लास्ट रिजल्ट में भी आपने उतने ही डेसिमल प्लेसेस छोड़ने होंगे। इसमें एक डेसिमल प्लेस है तो हमने एक डेसिमल प्लेस छोड़ा, ठीक है। अगर मैं लिख लो 6.1234 सेंटीमीटर प्लस 3.26 और प्लस 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो 6 + 3 9, ये आपके पास 10, 6 7 8 3 4 सेंटीमीटर। इसमें ये लेस प्रिसाइज है तो आपने यहां तक इसको छोड़ना होगा, इसको राउंड ऑफ करें तो 10.9 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूं एमसीक्यू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल रिजल्ट ऑफ 62.756 सेंटीमीटर प्लस 22.39 सेंटीमीटर प्लस 8.7 सेंटीमीटर will be
डैश। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास जो है वो कितने होंगे? ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं ए ऑप्शन 4, 3, 2 और डी ऑप्शन आपके पास जो है 5। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे? तो अगर आप देखें 62 प्लस 22 प्लस 8, तो 22 प्लस 8 30, ठीक है, और 60 प्लस 30 90, 92 पॉइंट समथिंग आपके पास आता है। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? एक है, तो एक तो डेसिमल प्लेस होगा, एक तो आपके पास डेसिमल प्लेस होगा, मैं डी लिख लूंगा, ठीक है, और दो आपके पास डिजिट्स है। ठीक है, देखिए 62.756, 22.39, 8.7, तो 6, ये 9, 10, ये आपके पास 14, 8, ये आपके पास 11 और 7, 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब आपने एक डेसिमल प्लेस छोड़ना होगा, तो आपके पास 93.8, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे। डेसिमल प्लेस एक होगा, डेसिमल प्लेस एक होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 2 होंगे। डेसिमल प्लेस एक होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास जो है वो 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने सोल्यूशन कर ली, सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर आप में आप तेज है तो 62 प्लस 22 प्लस 8 100 से ज्यादा नहीं आएगा, 100 से कम आएगा, और 100 से कम नंबर में 2 डिजिट्स और एक डेसिमल प्लेस, रूल के मुताबिक से एक डेसिमल प्लेस, तो 2 डिजिट्स और एक डेसिमल प्लेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ फाइनल रिजल्ट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे फाइनल रिजल्ट में? तो 1। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके पास जो है वो 1 होंगे। तो ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूं कि आपके पास है लेट्स सपोज 94.672 सेंटीमीटर प्लस 56.9 सेंटीमीटर, तो मैं अगर आपसे पूछूं फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप में से अगर कोई तेज है 94 प्लस 56 100 प्लस आपके पास नंबर आएगा, और एक डेसिमल प्लेस भी होगा, एक डेसिमल प्लेस भी होगा, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट में 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, और 1 आपके पास जो है वो डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में द फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज प्रेजेंट इन लेस प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू। इसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो आपने एक डेसिमल प्लेस को छोड़ना होगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल, इसको आप इस तरह लिखेंगे, लास्ट रिजल्ट must contains as much number of significant figures is present in less accurate measured value। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम प्रिसीजन को देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज प्रेजेंट इन लेस एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास अब देख सकते हैं लेस एक्यूरेट, और आपको पता है एक्यूरेसी आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures. Accuracy is directly proportional to the number of significant figures. ठीक है, तो देखिए, अगर मैं लिख लूं आपके पास है लेट्स सपोज 222.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, ये आप देखिए ये मोर एक्यूरेट है, इसमें ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये आपके पास लेस एक्यूरेट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास। ठीक है, तो
आपके पास रिजल्ट जो होगा 22.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रूल के मुताबिक से ये प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने इसको भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। 2.222 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आपने यहां तक राउंड ऑफ करने, एक सिग्निफिकेंट फिगर आपने छोड़ना होगा। 222,500 से कम है, खत्म करें। ये आपके पास प्रॉपर आंसर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, 2.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, एक है। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक है, तो याद रखे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक से आंसर को लिखना होगा। अगर मैं लिख लूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, number of significant figures in final result of 5.67 centimeter multiplied by 22.8 centimeter multiplied by 8 centimeter will be dash. The number of significant figure in final result of this product. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। इसमें भी 3। इसमें कितने है? 1। ठीक है, तो मैं अगर ऑप्शन लिख लूं 3, 6, 1 और डी आपके पास इनफाइनाइट, तो देखिए आंसर आपके पास क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सबसे लेस एक्यूरेट है। सोल्यूशन की जरूरत नहीं कि आप कैलकुलेटर, यार मेरे साथ तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसको किस तरह करूंगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रूल के मुताबिक से last result must contain as much number of significant figure is present in a less accurate, तो ये less accurate है, एक significant figure। आपके पास एक significant figure final result में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास multiplication and division rule है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि let's suppose 87.56 centimeter multiply by 1 centimeter is equal to dash। मैं ये ऑप्शन लिख लेता हूं 87.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास जो है 8.756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके पास जो है सी ऑप्शन आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 87.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या है? व्हाट इज द आंसर? नकुरे, ये प्रोडक्ट है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, तो रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसमें एक से ज्यादा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ये भी नहीं है, तो इसमें आपके पास आंसर, प्रॉपर आंसर ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। ठीक है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द आंसर। किस तरह? 87.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसिमल पॉइंट यहां पर शिफ्ट करें, 8.756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप राउंड ऑफ करें यहां तक, तो इसको आप खत्म करें 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेंटीमीटर। इस तरह भी लिखा जा सकता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और 9.123 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स is present in a less accurate measured value। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास।
अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डायमेंशन। डायमेंशन मास का कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी, करंट का कैपिटल ए, ठीक है, टेम्परेचर का कैपिटल के, इंटेंसिटी का सी डी, कैंडेला यूनिट और डायमेंशन मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। डायमेंशन ये आपको नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव पावर रेज करें तो इसको अगर आप ब्रैकेट में बंद करें या ना करें, इसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। आप देखिए, आपको जो आसान फार्मूला आ रहा है, अगर आपको यूनिट याद हो, बेसिक यूनिट, तो उससे आप डायमेंशन के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं लूँ स्पीड, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन या एम की पावर 0, एल की पावर +1, टी की पावर -1। अगर मैं एक्सेलरेशन लूँ तो लीनियर एक्सेलरेशन एल टी -2 या एम की पावर 0, एल की पावर +1, टी की पावर -2। अगर मैं फोर्स लूँ तो एम एल टी की पावर -2। फोर्स, जो भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन एम की पावर +1, एल की पावर +1, टी की पावर -2। अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स हो, कूलम्बिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इंपल्सिव फोर्स हो, तो फोर्स का डायमेंशन ये होगा m+1, l+1, t-2, सिवाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, ये आपके पास पोटेंशियल होता है। ईएमएफ याद रखिए, ये आपके पास पोटेंशियल होता है। ईएमएफ मींस पोटेंशियल, और पोटेंशियल आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और इसका डायमेंशन आ जाएगा ml² t की पावर -3 a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज अ पोटेंशियल बेसिकली, ठीक है। तो फोर्स, जो भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन आपके पास ये होगा, वर्क, टॉर्क, एनर्जी। इसका डायमेंशन आपके पास ml² t की पावर -2, ठीक है। तो एनर्जी, जो भी एनर्जी होगा, जिस इक्वेशन से भी आप एनर्जी का डायमेंशन मालूम करें, ठीक है, टॉर्क का, वर्क का, तो उसका डायमेंशन आपके पास ये होगा m की पावर +1, l की पावर +2 और t की पावर -2, ml² t की पावर -2। वर्क, टॉर्क और एनर्जी का कभी कभी इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशन। तो फिर आपने देखना होगा कि किस किस पेयर के डायमेंशन सेम है, ठीक है। कभी कभी इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स टू द impulsive force will be dash. The ratio of dimension of Coulombic force to the impulsive force will be dash. A option AT/1, B option 1/1, C option A/T, D option आपके पास जो है AL/T। तो देखिए, फोर्स, कूलम्बिक फोर्स हो या इंपल्सिव फोर्स हो, F/F डायमेंशन कैंसल, 1/1 आपके पास आंसर आ जाए। कभी कभी इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन। तो फिर आपने पेयर्स में ढूंढना होगा कि किस किस, अगर मैं पेयर बनाऊं वर्क, टॉर्क, ठीक है, एनर्जी, और दूसरा पेयर में रख लूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में रख लूं फोर्स, ठीक है, और एनर्जी, इस तरह। तो आपने फिर पेयर को ढूंढना होगा कि किस पेयर का डायमेंशन आपके पास है वो सेम है, ठीक है। तो वो तो आपने डायमेंशन याद करने होंगे, इसमें कोई वो टेक्निक नहीं है कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो डायमेंशन आपको नेचर के बारे में बताते हैं। अगर मैं लिख लो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आपके पास डायमेंशनली सेम है या इक्वल है या होमोजीनियस है, या होमोजीनियस है। क्यों? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है। बट न्यूमेरिकली दे आर नॉट इक्वल। न्यूमेरिकली आपके पास ये इक्वल नहीं है,
लेकिन डायमेंशनली आपके पास जो है ये इक्वल है, डायमेंशनली आपके पास ये इक्वल है। तो डायमेंशन में हम ये नहीं देखते हैं। अगर मैं एक एटम का रेडियस मालूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगर अर्थ का डायमीटर मालूम कर रहा हूं, मैं सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहा हूं, तो है डिस्टेंस। हम मैग्नीट्यूड को नहीं देखते, हम सिर्फ नेचर को देखते हैं। डायमेंशन में हम मैग्नीट्यूड को नहीं देखते। तो याद रखिए ये डायमेंशनली सेम है, इक्वल है या होमोजीनियस है, लेकिन न्यूमेरिकली आपके पास ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम डायमेंशनली लेंथ, रेडियस ऑफ एटम भी लेंथ है, ठीक है, यहां से कराची तक डिस्टेंस भी लेंथ है, अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस ये भी लेंथ है। तो नेचर अगर लेंथ है तो लेंथ का मैग्नीट्यूड जो भी है दे आर डायमेंशनली होमोजीनियस आर सेम, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं अच्छा, अब यहां पर एक चीज है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको यह बताता है कि वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मास को आप मास के साथ एड कर सकते हैं। आप देखें ना, अगर मैं लिख लो कि 5 सेकेंड प्लस 12 किलोग्राम, ये हमेशा आपके पास 5 सेकेंड प्लस 12 किलोग्राम ही होगा, हम इसको एड नहीं कर सकते। ये हमेशा आपके पास 5 सेकेंड प्लस 12 किलोग्राम ही होगा, ठीक है। तो वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल इक्वेशन will be dimensionally homogeneous if has same dimension of both hand side। अगर दोनों साइड का डायमेंशन आपके पास सेम हो, ठीक है, तो फिर उस फिजिकल इक्वेशन को हम डायमेंशनली होमोजीनियस कहेंगे। आप ये देखिए, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस साइड का भी ले, ये भी आपको ml स्क्वायर टी की पावर -2, ये भी आपको ml स्क्वायर टी की पावर -2, तो इट मीन दिस इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं लिख लो E इज इक्वल टू MC, तो ये साइड आपको ml स्क्वायर टी की पावर -2 देगा और ये आपको mlt -1 देगा। सो ये आपके पास डायमेंशनली होमोजीनियस या करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख लो, आप इसको चेक करें, S इज इक्वल टू हाफ A स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली होमोजीनियस है? तो इस साइड का डायमेंशन L है और इस साइड का डायमेंशन L स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। तो आपके पास ये डायमेंशनली होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस होगा अगर उस इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशन सेम हो, ठीक है। या मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस होगा अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन आपके पास क्या हो, सेम हो, ठीक है। अगर मैं एक MCQ बना लूं कि लेट सपोज आपके पास है फोर्स इज इक्वल टू AT प्लस B डिवाइड बाय C प्लस S, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फोर्स where T is time, S is distance and A, B, C are unknown parameters, are unknown parameters, then dimension of S is equal to dash। S का डायमेंशन आपके पास क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डैश। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़ जाएंगे कि यार ये तो आउट ऑफ कोर्स आया है। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा है
कि वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप सीधी के देखिए सी एस के साथ, वेयर एस इज डिस्टेंस, इसके साथ एड हो रहा है और आपको बताया गया है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। तो अगर सी एस के साथ एड हो रहा है और इक्वेशन होमोजीनियस है तो सी का डायमेंशन ऑफ सी, नॉट एस, सी का डायमेंशन आपके पास क्या होगा? ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास जो है एल एम एल टी की पावर -2, सी आपके पास टी और डी आपके पास जो है नन ऑफ दिस। तो सी किस चीज के साथ एड हो रहा है? एस के साथ एड हो रहा है, एस डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? एल। तो आपको इक्वेशन को देखकर आप कहेंगे कि आउट ऑफ कोर्स, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल करें, सी एस के साथ एड हो रहा है, एस इज डिस्टेंस, तो सी का डायमेंशन आपके पास डिस्टेंस का डायमेंशन होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एमसीक्यू के what will be equation of speed of waves in a string where T is tension, ठीक है, T is tension, L is length, M is mass, रो आपके पास जो है दिस इज अ डेंसिटी। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग वेयर टी इज टेंशन, एल इज लेंथ, एम इज मास एंड रो आपके पास है दिस इज अ डेंसिटी। टी एल एम की पावर -1 की पावर 1 डिवाइड बाय 2। बी ऑप्शन आपके पास टी इंटू डेंसिटी एम 1 डिवाइड बाय 2। सी ऑप्शन टी डेंसिटी एम डिवाइड बाय एल और डी आपके पास नन ऑफ दिस। तो अब आप क्वेश्चन को देखिए, आपसे ये पूछ रहा है कि स्पीड का फॉर्मूला कौन सा होगा। तो आप देखिए, आप एक एक इक्वेशन का डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो जो इक्वेशन आपको स्पीड का डायमेंशन देगा वही फॉर्मूला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं इस ए का कर लेता हूं, टी टेंशन फोर्स, एम एल टी की पावर -2, ठीक है, एल एम की पावर -1 कैंसल, ये आपके पास एल स्क्वायर टी की पावर -2 और पावर भी है 1/2, पावर भी है 1/2, तो ये आपके पास एल टी की पावर -1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो जो ऑप्शन आपको स्पीड का डायमेंशन देगा वही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आपने लास्ट में करने होंगे। इसमें अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फिर वो सोल्यूशन करेगा मजबूरन और सोल्यूशन आपसे टाइम लेगा। और मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस जब आपको टेस्ट मिल जाए तो पहले 1 घंटा या 15 मिनट 1 घंटा उसमें आपने सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अब देखिए, अगर कोई तेज है तो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है ना, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में TLM। तो अगर किसी के जहन में इक्वेशन आया तो डायरेक्टली वो लिख ले कि ए ऑप्शन है। अगर कोई तेज है, ये इक्वेशन आपने 8 चैप्टर में पढ़ा है, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव्स। तो आप में से अगर कोई तेज है और उसको फॉर्मूले याद है तो वो सोल्यूशन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इसको देख लेगा, हाँ यार ये आंसर आ रहा है डायमेंशन, तो फिर सोल्यूशन की जरूरत नहीं। अगर फार्मूला आपके जहन में आ गया तो करे, नहीं आया तो इस किस्म के सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आपने टेस्ट के लास्ट में छोड़ने होंगे। याद रखें, बहुत कम ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन वाले एमसीक्यूज टेस्ट में आपने लास्ट में छोड़ने हैं। अच्छा, ये बात याद रखें। टेक दैट टाइम पे नजाया के स्टार्ट के जो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन बने के स्टार्ट के। अगर मैं आपसे पूछूं एक और एमसीक्यू, लेट्स सपोज आपके पास है f इज इक्वल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फोर्स वेयर m is mass, v is speed, r is the radius, then values of a, b and c will be dash। ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आपने पढ़ा इस चैप्टर में होमोजेनिटी प्रिंसिपल में द
डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फार्मूले से मैंने एमसीक्यू बना लिया है, आपके बुक में आउट ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ए बी सी के पावर आपके पास क्या होंगे, 1 1 1, बी ऑप्शन 1 -1 1, सी ऑप्शन 1 2 -1, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 2 1 -1। ठीक है, तो इसमें ए बी सी, तो देखिए अगर आप में से कोई तेज स्टूडेंट है, तेज, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है फोर्स का जिसमें मास, वेलोसिटी और रेडियस हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइड बाय r, और इसको मैं लिख सकता हूं mv² r की पावर -1, तो 1 2 -1। अगर कोई तेज है वो डायरेक्टली लिख लीजिए, यार ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है। आप में से कोई तेज है तो इक्वेशन कौन सा है, ऐसा कोई इक्वेशन आपने पढ़ा है, मास, वेलोसिटी और r, यस सेंट्रीपिटल फोर्स, तो डायरेक्टली इसको पता चलेगा ये आंसर है, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो लास्ट 20 मिनट में सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आप करेंगे, लास्ट 20 मिनट्स में सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आप करेंगे अगर टाइम रह गया, वरना अगर टाइम नहीं रहा और एक 10 आपने सॉल्यूशन वाले एमसीक्यूज केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं किए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आप कम से कम करें। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप डायमेंशनल एनालिसिस, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, मास m की पावर a, वेलोसिटी डायमेंशन lt-1 की पावर b, r लेंथ, c mlt की पावर -2, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, l की पावर c। ठीक है, तो mlt की पावर -2, ma, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब पावर को कंपेयर करें, यहां पर 1 यहां पर 1, तो a इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये 2 आ गई तो ये तो नहीं है। फिर देखिए t की पावर -b है और यहाँ 2, तो b आपके पास 2, तो b 2, देखिए इसमें 2 है बाकी किसी में 2 नहीं है, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास एक और मॉडल एमसीक्यू है डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फार्मूले से मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है डायमेंशनलिस्ट क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन ना हो उसको हम डायमेंशनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनलिस्ट क्वांटिटीज आपके पास कौन से हैं, dimensionless quantities which has a no dimension। ठीक है, all trigonometric ratios, all trigonometric ratios, ठीक है, strain, plane angle theta, plane angle, solid angle s। ठीक है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e। ठीक है, नंबर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशनलिस्ट क्वांटिटीज है विच हैज नो डायमेंशन। और याद रखिए जरूरी नहीं है कि जिस क्वांटिटी का डायमेंशन ना हो तो उसका यूनिट भी नहीं होगा। आप प्लेन एंगल देखिए उसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल उसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हो गया है, इंशाल्लाह हम वेक्टर चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 को थोड़ा सा पढ़ ले, वेक्टर्स को, उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।